हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 की यूनिट 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इससे पहले हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसमें हमने एजुकेशन की बहुत सारी डिटेल्स में पढ़ी थी। मतलब उतनी डिटेल्स नहीं, बट हमें ओवरव्यू सारा मिला था कि एजुकेशन क्या है और कौन से सारे रिसर्च वगैरह जो हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्रैक्टिसिंग एंड डिसमिनेटिंग एजुकेशनल इनोवेशन, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एजुकेशनल इनोवेशंस को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो। देन आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि एजुकेशन एक ऐसा मतलब शिफ्ट है ना, लाइक आप बोल सकते हो, अगर आप नए कंसेप्ट और आइडिया लेके आते हो, ठीक है, तो वो एजुकेशनल शिफ्ट आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, जिसमें हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस करना भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट चेंजेस आती रहती है जितना सोशल डिमांड होती है, कि जितना डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस लेके आएंगे उसमें। ठीक है, तो इस यूनिट में हम जो भी इनोवेटिव वेज यूज़ कर सकते हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और इनोवेशन। अब अगर हम एजुकेशनल इनोवेशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी कंटेम्प्रेरी या फिर जो भी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर हम उसको एड्रेस करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ें लेके आते हैं, और वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो दैट विल बी, वो इसके अंदर में आएगा। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर में जो पॉइंट्स आता है वो है क्राइटेरिया फॉर बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और इनोवेशन। अब इसके अंदर ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है चाइल्ड और लर्नर वाला। ठीक है, मतलब अगर हम चाइल्ड या फिर लर्नर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एजुकेशन। ठीक है, देन इसका मतलब होता है ना कि जब भी एक एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग फोकस की जाती है, मतलब चाइल्ड के मेंटालिटी या फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तब उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंट्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपली जब हम नॉलेज, मतलब इसमें ना ओवरऑल इतना है कि आप ना, लाइक सिंपली, जैसे कि पहले के टाइम पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें हमें बस सिखा दिया जाता था, जो कि हमारी बुक्स में था, राइट। तो जब हम चाइल्ड सेंट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की काम नहीं करते, बल्कि जो चाइल्ड की पर्सनालिटी होती है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके से समझता है चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसे समझाते हैं ना, मतलब जो सोशल कंटेक्स्ट है जो भी चाइल्ड का, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसे पढ़ाते हैं, तो वो चाइल्ड सेंट्रिक होगा। मतलब ओवरऑल हम उनके ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चे किस तरीके से सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम चाइल्ड के मेंटालिटी पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक चाइल्ड जो है, ठीक है, मतलब जो बच्चा है वो एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, मतलब जो गांव वगैरह के एरिया है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो आप उनको अर्बन के कंटेक्स्ट, मतलब अगर आप शहरों का एग्जाम्पल दोगे ना कि वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उन्हें थोड़ा कम समझ आएगा। ठीक है, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समझना कि चाइल्ड का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। फॉर सपोज अगर वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो आप उसको खेती वगैरह का, एंड देन वहाँ की जो एनिमल्स वगैरह के, बिकॉज बहुत सारे ऐसा होते हैं ना, देन ये सब की एग्जांपल दोगे ना तो वो समझ पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंटेक्स्ट पे, मतलब दूसरे अप्रोच पे, दैट इज़ अनकन्वेंशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस। ठीक है, अब इस अप्रोच के अंदर, इसके अंदर में यह आता है ना कि जब भी कोई अप्रोच, मतलब इस अप्रोच के थ्रू हम ना, जो भी लर्नर होती है, जो सीखता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ट्रीट करते हैं। मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि टीचिंग और लर्निंग ये चीज़ें ना, मतलब हम ईजिली कर पाए, लाइक बेटर वे में। ठीक है, और हाँ, राइट, इसके अंदर में यही आता है। ठीक है, देन क्रिएटिव एजुकेशन पे आते हैं। अब इसके अंदर में ये बताया जाता है ना कि ये, अगर हम क्रिएटिव एजुकेशन की बात करें, तो मतलब वो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको पूरी फ्रीडम है, और इनफैक्ट हर तरीके से कि वो इमेजिन कर सके, अपने जो आइडियाज़ है, अपनी जो इंटरेस्ट है, उसको ला सके, मतलब उस चीज़ को यूज़ कर सके, राइट। मतलब जो बेसिक आइडिया होती है ना कि हाँ, ये मतलब जो हर एक पर्सन के पास अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, अपनी इंटरेस्ट होती है, अपनी आइडियाज़ होते हैं, मतलब हर किसी का अपना इनोवेटिव स्टाइल होता है, राइट। तो इसमें क्रिएटिव एजुकेशन में हम हर चाइल्ड की इंटरेस्ट एंड आइडिया को फुल्ली, मतलब इंडिपेंडेंटली कि वो किस तरीके से रख सकता है, ठीक है, वो उसका मौका देते हैं। ठीक है, देन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे।
अब अगर हम पहले के टाइम की बात करें ना, तो एजुकेशन में ना हम जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते थे, जो डिसेबिलिटीज़ वगैरह या फिर डिफरेंट टाइप, लाइक बोल सकते हैं कि वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, ये सारे स्टूडेंट को ना इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था। पहले के टाइम पे हम देखें तो हम इंक्लूड नहीं कर पाते थे, हम बहुत ही अलग ऐसा ट्रीट करते थे, उनको साथ में लेके नहीं चल सकते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी जो कि हमारे ह्यूमन राइट के खिलाफ है, राइट। बिकॉज ह्यूमन राइट ये बोलते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देन इसलिए अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम उनको भी इंक्लूड करते हैं ताकि वो भी इनोवेटिव वे में, मतलब हम अलग आइडियाज़ लेके आते हैं जिससे हम उनको भी इंक्लूड कर सके पढ़ाई में, उन्हें भी उनके तरीके से समझा सके जिस तरीके से वो समझ पाए, ठीक है, जो कि पहले उतना नहीं एग्जिस्ट करते थे। बट हाँ, आजकल ये चीज़ें फिर भी हो रही है। आप देखते होंगे ना, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं जो हैंडीकैप्स वगैरह भी होते हैं, वो भी स्कूल्स में पढ़ते हैं कई एक लेवल पे। देन अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ केस एनालिसिस, ग्लोबल एंड इंडियन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल ले ग्लोबल प्रैक्टिसेस के, मतलब ग्लोबली, इंडिया को छोड़ के पूरे ग्लोबली कौन सी प्रैक्टिसेस का यूज़ होता है, तो सबसे पहला है एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंक्लूजन। तो जैसे कि अभी हमने बात किया था कि हम इंक्लूड करेंगे ऐसे स्टूडेंट का जो कि डिसेबल होते हैं, तो उनका भी एफर्ट, ताकि वो जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, उसमें अपना रोल पूरी तरीके से अदा कर सके, ठीक है। अब ना जैसे कि जो मॉडिफिकेशन लाई गई है ना, वो हो सकता है कि हम मल्टी सेंसरी अप्रोचेस ला रहे हैं कि जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसके थ्रू हम सिखा रहे हैं कि सेंसेस के थ्रू वो सीख सके कि उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये यूज़ किया जाता है ग्लोबली। देन दूसरा, एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन। अब ना ये कोई भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट की ओर काम कर रहा होता है जिससे हम जो भी स्ट्रीट के चिल्ड्रन होते हैं ना, जो कि रेगुलर स्कूल के, तो उनको एज अ टीम वर्क में बिलीव करवाते हैं, मतलब उनको इन्वॉल्व करवाते हैं कि आप टीम वर्क करो, टीचर्स के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, एंड बहुत सारे लोगों को ना एक साथ इन्वॉल्व किया जाता है ताकि हम एक साथ उनको बता सके एक मोटिव। लाइक बोलते हैं ना कि जब हम अपने टीचर्स के साथ टीम अप करके एक साथ कर रहे होते हैं तो हमें दोनों की आइडियोलॉजी पता चलती है और हम बेटर वे में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर्स या जो पेरेंट्स होते हैं, जो एनजीओस वाले होते हैं, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, वो ना जो बच्चे हैं ना उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं और देन मोटिवेट करते हैं उनको कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सके, उनको एक राह दिखाते हैं, ठीक है। देन द थर्ड चीज़ इज़ अ केस ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर में आता है प्रोजेक्ट ऑफ मिक्स वॉइसेस, मतलब यहाँ पे फॉर सपोज़ कोई इमिग्रेंट्स है, ठीक है, जो कि बाहर की कंट्रीज़ से एक कंट्री में आया है। फॉर सपोज़ जो यहाँ पे एग्जांपल कि जैसे कि नॉट अमेरिकन, ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज़ कोई अरबिक स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है, या फिर फैमिली है जो कि समझ नहीं पा रहा दूसरा लैंग्वेज, तो जब वो जाएगा तो वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। ओके, हम एग्जांपल इंडिया का लेते हैं, वेल ये ग्लोबली बात हो रही है बट मैं इंडिया के एग्जांपल लेती हूँ, हम इंडियंस हैं ना, हमें यही के एग्जांपल सबसे बेहतर पता है, तो मैं लेती हूँ। फॉर सपोज़ यहाँ पे हिंदी चलती है, राइट। अगर जो इंग्लिश यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, आप मान लो कि इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं कर रही है और कोई अफ्रीकन कंट्रीज से कोई बंदा आके इंडिया में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसको नहीं आती है हिंदी, बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आप उसको हिंदी में पढ़ाओगे तो उसे समझ नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमें इंग्लिश आती है या तो हमारे पास है जो अफ्रीकन से आए हुए लोगों को समझा सकता है उनकी लैंग्वेज में, तो वो चीज़ें उनके लिए इफ़ेक्टिव होगी, राइट। तो यही सेम चीज़ है कि किसी और कंट्री से या फिर कोई भी आ रहा है, चाहे वो दूसरे लैंग्वेज में सिखाना हो, तो उनके पास ट्रांसलेशन की अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। मिक्स वॉइसेस मतलब ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज टीचर्स को जो सिखाते हैं उनको पता हो ताकि वो उनको सिखा सके, राइट। तो ये चीज़ है इसके अंदर में, ठीक है। एंड देन अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग। अब ओब्वियसली इसका हमें पता है कि जो स्टूडेंट को इन्वॉल्व कराया जाता है ताकि वो भी जो भी डिस्कशंस वगैरह होते हैं, चाहे वो बुक पढ़ना हुआ या फिर कोई भी यूनेस्को से रिलेटेड डॉक्यूमेंट स्टडी करना, रिसर्च वगैरह कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ों में ना हम चाइल्ड को, जो लर्नर है, उसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जान सके और उनको ना और ज़्यादा डीप प्रैक्टिकली उस चीज़ में घुसा सके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है जिससे हम लोगों को उनके राइट्स भी बताते हैं और किस तरीके से किसी भी थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली लेके आना है वो चीज़ें भी सिखाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव टुवर्ड्स अनकन्वेंशनल टीचिंग।
अब जैसे कि हम पढ़ने की तो बातें करते हैं, फील्ड वर्क, अब हमें पता है फील्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ना ये सबसे पहले जर्मनी के किसी स्कूल ने अडॉप्ट किया था इस चीज़ को, जहाँ पे वो बच्चों को ना एक फील्ड जो होता है ना वहाँ पे लेके जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस चीज़ में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर होती है, मतलब जो कि नेचर से रिलेटेड होती है, वो चीज़ें प्रैक्टिकली उनको सिखाती है ताकि वो इन्वॉल्व कर सके। जैसे कि बीज वगैरह उसको अंदर डालते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो बीज को शो करना, या फिर कल्टीवेशन, या फिर जो भी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं ना, उस काम में बच्चों को इन्वॉल्व करवाते। और हाँ, सिर्फ बच्चों को नहीं, ओब्वियसली टीचर्स, उनके पेरेंट्स और भी सारे लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड है ना, उनको लाया जाता है, मतलब उनको भी इन्वॉल्व कराया जाता है ताकि वो उनको बता सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब इसके अंदर पे भी ना मेन जो कंपोनेंट है वो ये होती है कि लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में सिखा सके कि किस तरीके से नेचर वर्क करती है, किस तरीके से नेचर का साइकिल है। पॉवर्टी के बारे में बता सके, ओब्वियसली जो लोग काम करते हैं पॉवर्टी पता चलेगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में और वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, ठीक है। तो ये सारा तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस था। अब हम आते हैं हमारी इंडियन प्रैक्टिसेस की ओर, कि हमारे इंडिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस ला चुके हैं हम अभी तक के मतलब अभी प्रेजेंट टाइम्स में। तो सबसे पहला है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो सबसे पहले तो इसे बोल सकते हैं कि लाइक बच्चों के लिए है ये चीज़ें, बिकॉज इसमें हम ये करते हैं ना कि जो बच्चे हैं उनको इंगेज कराते हैं बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन वाली काम में। जैसे कि हम उनको पिक्चर्स देते हैं, चाहे वो बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, नंबर्स की हो, अल्फ़ाबेट्स की हो, ये सारी चीज़ें हम उनको दिखाते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करते हैं कि ये पिक्चर, फॉर सपोज वो एप्पल की पिक्चर है तो उनको बताना कि ये जो शेप है, ये जो पिक्चर है, ये एप्पल की है, ठीक है। तो ये चीज़ें जिसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं कि फॉर सपोज स्पेशली ये रूरल एरिया में देखें ना, तो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो रोज़ स्कूल आए, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती, लेकिन इसमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि जब बच्चा रिटर्न आ रहा है, चाहे वो कितने भी दिन के गैप के बाद, 2-3 दिन ऐसे गैप के बाद आ रहा है, तो वो वापस से रीस्टोर कर सके उस चीज़ का, मतलब पूरे क्लास के साथ उसको भी बताया जाए एक बार, मतलब रिविज़न वाला टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं कि फॉर सपोज हमने आज कुछ पढ़ाया, देन कुछ लोग आज एब्सेंट है, लेकिन हम कल जाके थोड़ी देर के लिए रिवीजन क्लास करवा सकते हैं ताकि जो बच्चे फिर जो एब्सेंट थे अगर वो आ जाए तो वो आज सीख सकते हैं। टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह लेना, बच्चों से पूछते रहना बीच बीच में ताकि मेमोराइज हो सके, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको भी सीख मिल सके, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। देन आते हैं प्रीफर पाठशालास में, प्रीहर पाठशालास। अब ये कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनकी ना फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रन, जो बच्चे आ नहीं पा रहे, ठीक है, घर पे काम कर रहे हैं, मतलब कई सारे ना, स्पेशली आप गांव वगैरह में देखो ना, तो ऐसा होता है कि वो बच्चे काम करते हैं, देन वो जाते हैं आराम से सरकारी स्कूल में कि हम बाद में चले जाएंगे, हमें तो पहले घर का काम करना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लड़कियों को नॉर्मली अभी के टाइम पे ऐसे घर के कामों में इन्वॉल्व कराया जाता है, लाइक वो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। इवन लड़के भी है, वो फील्ड वर्क में उनके पापा ऐसे की हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि रोज़ एक टाइमिंग पे प्रॉपर डिसिप्लिन बना सके उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम एक फॉर्मल कैरिकुलम प्रोवाइड करते हैं उनको, या फिर ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ईजिली उस लिमिटेड टाइम में, जितना भी टाइम उनको मिल पा रहा है प्रॉपर देने के लिए, उसमें ही वो सारी चीज़ें सीख सके, ठीक है। अब ये ना बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी होते हैं, जैसे कि आप सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर वगैरह, जो भी एनजीओज़ वगैरह, स्पेशली अगर आप देखो तिलौना जो कि राजस्थान में, वहाँ पे भी एनजीओज़ वगैरह में, तो इन बच्चों को इन्वॉल्व कराया जाता है ताकि उनको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा सकें और उनके अकॉर्डिंग टाइम में, ठीक है। उनको कोई डिसिप्लिन, उनको कोई रूटीन फॉलो ना करना पड़े, वो उनके लिए, ठीक है। अब सब तुम लोग ऐसे मत करने लग जाना, सारे इधर जा रहे हैं। ओके, देन आता है नेक्स्ट में, दैट इज लोक जुम्बिस परियोजना। अब ये प्रोग्राम है ना जो कि इस आइडिया पे बेस्ड है कि जब भी हम अलग अलग कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं ना, कि वो लोकल स्कूल्स वगैरह खोले और उस चीज़ में मतलब उसको चलाएं, ठीक है। तो इस चीज़ पे काम करते हैं। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, जैसे कि सबसे पहला स्कूल मैपिंग, जिसके अंदर में ये आता है कि जब भी हम स्कूल को लोकेट करते हैं, मतलब अलग अलग कल्चरल प्रॉब्लम्स को लेके ना उसको डिफ़ाइन करते हैं, मतलब हर एक स्कूल जो है, ठीक है, जिसको बनाई गई है, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम को मतलब
सॉल्व करेगी, हाँ राइट, सॉल्व करेगी, ठीक है। देन सेकेंड इज़ माइक्रो प्लानिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर में आता है ना कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले तो चिल्ड्रंस वगैरह को, जो कि चाहे वो स्कूल की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, या फिर खुद बच्चा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो टीचर्स होते हैं ना, वो उनके फैमिली से, जो बच्चे हैं उनकी फैमिली से बात करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो बच्चे को भेज दे। मतलब कई बार ना गाँव वगैरह में ना बच्चे को भेजते ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज बच्चों को इन्वॉल्व करा लेते हैं काम में, देन वो भेज नहीं पाते। तो इसमें ना हम फोकस करते हैं कि पहले एनालाइज करेंगे कि बच्चे कौन से बच्चे हैं जो नहीं आ रहे और किस रीज़न की वजह से नहीं आ रहे, दैन उनकी फैमिली से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैन द थर्ड इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब इस प्रोजेक्ट में ना हम ये इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और जो हमारी जेंडर इक्वालिटी जो मेन है ना, इस चीज़ पे हम फोकस कर सके, बच्चों को ये चीज़ बता सके कि एजुकेशनल, एक तो एजुकेशन की क्वालिटी प्रोवाइड कर सके कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहे, भले ही वो रूरल एरियाज़ में हो या लोकल कम्युनिटीज़ के स्कूल हो, बट उनको प्रोवाइड कर सके, और इनफैक्ट जेंडर इक्वालिटी की ओर भी फोकस कर सके ताकि रूरल एरिया के लोगों को भी जेंडर इक्वालिटी का रोल पता हो, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ एकलव्य एजुकेशनल प्रोग्राम। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है ना जो कि एक ना, मतलब आपने इस वाले में, मतलब जो एकलव्य एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसमें हमने इनफैक्ट क्लासरूम की प्रैक्टिसेस तो चलो उसमें हमने चेंजेस लेके आया ही है, बट एग्ज़ामिनेशन की जो सिस्टम है ना उसमें भी हमने चेंजेस लाए। इनफैक्ट जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, उसमें बच्चों के लिटरेचर वगैरह प्रोवाइड करना, उनको स्टोरी बुक, मैगजीन्स, या फिर जो भी लिटरेचर वगैरह के मैगज़ीन होते हैं ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें टीचर्स के अपने एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ वगैरह दी जाती है जिससे बच्चे सीख सकते हैं। हम बोलते हैं ना, हम लोगों की एक्सपीरियंसेस से भी कई चीज़ें सीख पाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से बेटर एक प्रैक्टिकल चीज़ें, जो रियल लाइफ हमारा होता है ना कि हमने जो देखा होता है रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ सिखा सके। देन द नेक्स्ट इज़ द होशंगाबाद, ओके, द होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम। अब ये फोकस करता है कि हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स ला सके या फिर एक्सपेरिमेंट्स के वे में बच्चों को सिखा सके, ठीक है, जो कि क्लास 6 और 8 के बीच के जो बच्चे हैं ना उनको एक्सपेरिमेंट सिखाए जाते हैं। आजकल आप देखते हो ना यूट्यूब वगैरह में भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ईजी होती है कैप्चर करने की, बिकॉज आपके पास विजुअल भी होता है एंड देन आप सुनते भी हो, तो आपके सारे सेंस ऑर्गन एक साथ काम करते हो, तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को कवर अप कर पाते हो या फिर अपने माइंड को मैप कर पाते हो उससे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज शिक्षांतर, ओके, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो, मेरा थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है, बट ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें ये बताया गया ना कि इसमें ना हम नॉर्मली एग्जामिनेशन की ओर फोकस ज़्यादा नहीं करते, हम इस चीज़ की ओर फोकस करते हैं कि बच्चे को किस तरीके से इन्वॉल्व करें अलग अलग एक्टिविटीज़ में, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो कि डीपली किसी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर उनका थॉट्स, उनका इमेजिनेशन इन्वॉल्व करें, या फिर जो भी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है कि एक दूसरे से कोलैबोरेट करते करते सीखते हैं और नए नए इनोवेशंस लेके आते हैं, ठीक है। और ये प्रूव करता है कि इनोवेशन ना हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बहुत अच्छे से हो सकती है। देन द लास्ट वन जो इंडिया में फॉलो होती है वो है ICT इनिशिएटिव इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ इनिशिएटिव है जिसके अंदर में आता है कि इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब किस तरीके से लोगों का जो होता है ना कि वो एक्सेस कर पा रहे हैं एजुकेशन को, ठीक है, यूज़ कर पा रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ जो भी एजुकेशन के होते हैं वो चीज़ इम्प्रूव करना। देन डिसमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर सपोज पाठशाला जो होती है हमारी रिसोर्सेज, जैसे कि फॉर सपोज अगर कोई ऐसे टेक्स्ट बुक खरीद नहीं पा रहा हार्ड कॉपी में, तो सॉफ्ट कॉपी उसके पास अवेलेबल हो PDF फॉर्म में, ये सारी थी, ठीक है, ताकि हर लोगों तक पहुँच सके और ईजिली अवेलेबल हो। आपको एक्स्ट्रा पैसे, बुक्स में बहुत पैसे लगते हैं राइट, और लोग भी होता है, तो इसलिए ये चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है ताकि रिसोर्सेज को हम ईजिली प्रोवाइड कर सकें लोगों को। देन द थर्ड इज़ एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि जो भी डिजिटल ट्रेनिंग होती है वो टीचर्स को प्रोवाइड किया जाए पहले ही, ताकि अगर आप टीचर्स को ट्रेन करते हो तो उन्हें पता होगा राइट कि कौन से मेथड यूज़ करने हैं, क्या है, उनको सिखाया जाएगा पहले से कि किस तरीके से आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि आप बच्चों को सिखा सको। देन स्टूडेंट को टच टैबलेट प्रोवाइड करना जिसमें कंटेंट ऑलरेडी लोडेड हो पहले से, ताकि बच्चे पढ़ सके
इवन वो बच्चे जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्मार्टफोन, ई टैबलेट, आईफोन व्हाटएवर ये ले सके, ठीक है। तो ओवरऑल ये था इंडिया में जो चीज़ें हमने इनोवेट करी है। काफ़ी सारे स्कूल्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, काफ़ी जगह पे नहीं हुई है, तो होपफुली प्रे कर सकते हैं कि हो जाए। देन द नेक्स्ट टॉपिक है डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इस वर्ड का जो डिसेमिनेशन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्प्रेड करते हैं, मतलब फैलाते हैं और हाई लेवल पे फैलाते हैं, मतलब ओवरऑल बेसिस पे, तो उसको डिसेमिनेशन बोलते हैं। और जब इसका कोई पर्पस होगा ना, मतलब एक पर्पस से, ओब्वियसली हम एजुकेशनल पर्पस से ये कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये हो जाएगा जब भी हम गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, तो ना हम उसको किस तरीके से एक छोटे लेवल से पूरे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज अगर हम बात करें ना, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में होती है। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को एक वाइडर कंटेक्स्ट में फैलाना, मतलब वो हो तो लोकल कंटेक्स्ट में रही है। मतलब एक आप मान लो कि कुछ चीज़ें राजस्थान में नई प्रैक्टिसेस आई है, ठीक है, वो चीज़ें अब वो राजस्थान से ओवरऑल इंडिया तक कैसे फैलाना है उस सेम इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को, अगर वो काम में है, मतलब वो अगर इफेक्टिव है, तो ये चीज़ें। देन एक वाइडर कंटेक्स्ट से लोकल कंटेक्स्ट में, मतलब ऐसी चीज़ें जो लोकल या फिर ग्लोबली यूज़ हो रही है, पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, अगर वो चीज़ें इफेक्टिव हैं तो उसे छोटे छोटे जगहों में भी, मतलब गांव में भी, छोटे छोटे शहरों में भी, सिटीज़ वगैरह में, स्मार्ट सिटीज़, ये सारी जगह में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीज़ की चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है गांव में, गांव की चीज़ें भी आप सिटीज़ वगैरह में इम्प्लीमेंट करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज फ्रॉम रिसर्च टू प्रैक्टिसेस। मतलब जो हम एक्चुअल में रिसर्च करते हैं ना, जो कि थेसिस वगैरह लेके आते हैं, या फिर नई हमारी कोई भी थ्योरी होती है, उस चीज़ को प्रैक्टिकली किस तरीके से सिखाना है बच्चों को, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके, ठीक है, ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करना। एंड देन द नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ फॉर्मुलेटेड थ्रू थ्योरी। मतलब एक कंट्री के अलग अलग पार्ट में ना किसी थ्योरीज़ को, मतलब या फिर किसी भी आइडियाज़ को ना पहुंचाना या फॉर्मुलेट करना कि किस तरीके से सबको आप वो आइडियाज़ फैला रहे हो ताकि सब उस पर रिसर्च कर सके, उससे सीख सकें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं पर्पस ऑफ डिसेमिनेशन पे कि इसका पर्पस क्या होता है, कि मतलब जब हम किसी भी चीज़ को फैलाते, किसी भी आइडियाज़ एंड ये सारी चीज़ों को, तो उसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है क्रिएटिंग अवेयरनेस। इसके वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो हम अवेयरनेस लोगों के अंदर, जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली आप बोल सकते हो, उनमें अवेयरनेस लेके आना कि क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है बच्चों का एजुकेशन लाना, इनोवेटिव वेज़ का यूज़ करना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर में आता है ना कि आप एक्टिव, फॉर सपोज आप बच्चों को सिखा रहे हो कि किस तरीके से चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो एक्टिव डिसेमिनेशन आते हैं, जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी इन्वॉल्व है, चाहे पेरेंट्स, टीचर, चिल्ड्रन, जो कि ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, जो भी हैंड ऑन एक्टिविटीज़ होती है, माइंड ऑन एक्टिविटीज़, मतलब जो हाथ से काम कारीगरी होती है उसमें, या फिर माइंड से इंटेलिजेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी डिस्कशंस, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू, ठीक है। देन पैसिव डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट है जो कि रेलिवेंट है, जो लाइब्रेरीज, जर्नल्स, मैगजीन्स वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकें नॉलेज या फिर फैला सकें, ठीक है। देन द थर्ड इज़ टेकिंग एक्शन फॉर चेंज। मतलब इसका ना 2 वे प्रोसेस होता है। एक तो मतलब कि आप ना एक मीनिंगफुल वे में, एक सही तरीके से ना लोगों को वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने का तरीका बता रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम जो क्वेरी वगैरह है उससे रिलेटेड, उससे भी आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था। देन नेक्स्ट इज़ जो वेरियस वेज होता है, ठीक है, या फिर जो एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम फैलाते हैं नॉलेज या फिर डिसेमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्रिएटिंग अवेयरनेस, तो इसका आपको पता है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, राइट। देन द नेक्स्ट इज, हाँ सारी चीज़ें सेम है क्या, मैंने 2 बार ये कर लिया, शिट, आई एम सॉरी गाइस, ये ना दूसरी बार है। तो जब मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे भी डालूँगी ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत महान हूँ क्या। 1 मिनट अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम थे ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बट खैर ये दोनों टॉपिक सेम है। हम आते हैं थर्ड वाले पे, दैट इज़ टेकिंग एक्शन फॉर चेंज वाले पे, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है ना कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, ताकि वो इंगेज कर सके बच्चों के साथ अलग अलग प्रैक्टिसेस में, चाहे वो कोई कैसे भी प्रैक्टिसेस हो, ठीक है, उसमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर एक साथ टीम वर्क कर सके, ठीक है। ये रियल चेंजेस लेके आती है वर्ल्ड में। मतलब
नेगेटिव चीज़ों को चेंज करनी है, पॉजिटिव नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेकिंग एक्शन फॉर चेंज तो कुछ भी, ठीक है, वैसे। ओके, ख़त्म हो गया। हाँ, तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको समझ आ गया। आई नो बीच बीच में थोड़ा ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा ना एक्चुअल में कि आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। एंड देन आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।